बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी एल्गोरिदम एनालिसिस। इस लेक्चर में हम सिर्फ एल्गोरिदम से बनाना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि अगर दो एल्गोरिदम सेम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनमें से बेहतर एल्गोरिदम कौन सा है और क्यों। तो बेटा पिछले लेक्चर्स में हमने एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि एल्गोरिदम असल में स्टेप का एक सीक्वेंस होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल पैदा होता है कि क्या हर एल्गोरिदम इक्वली अच्छा होता है। इसका सिंपल जवाब है जी नहीं। दो एल्गोरिदम सेम रिजल्ट तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोई एल्गोरिदम प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है, जबकि दूसरा जो एल्गोरिदम है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ले सकता है। इसी चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए हम एल्गोरिदम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के पास भी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास भी मल्टीपल मेथड्स मौजूद हैं। तो कंप्यूटर कौन सा एल्गोरिदम, कौन सा मेथड यूज़ करेगा जो कि टाइम को कम यूज़ करेगा, उसकी मेमोरी कम यूज़ करेगा और ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इसी फैसले के प्रोसेस को हम एल्गोरिदम एनालिसिस कहते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ नोटेशन क्या होती है, और इसकी बिग ओ नोटेशन के आगे कुछ हमारे पास मेथड्स हैं। उनमें से दो मेथड आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है जी O1 और ON। बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे ON स्क्वायर क्या होता है जी, ठीक है जी, और फिर हम पढ़ेंगे O log n क्या होता है, log n, और टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। तो बेटा हम हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि सिर्फ जो है वो आपको रट्टा ना लगाना पड़े, बल्कि कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाए। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बेटा पिछली स्लाइड में हमने ये समझा था कि एल्गोरिदम एनालिसिस की ज़रूरत क्यों होती है और एफिशिएंट एल्गोरिदम चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम डिटेल में समझेंगे कि एल्गोरिदम एनालिसिस असल में होता क्या है। स्क्रीन पर मौजूद जो टर्म नजर आ रही है एल्गोरिदम एनालिसिस, ये कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेटा जब हम कोई भी एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं तो सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि एल्गोरिदम करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं, हम ये भी देखते हैं कि कितना टाइम ले रहा है, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, और अगर हम डाटा जो है वो बढ़ा दें तो एफिशिएंट रहेगा या नहीं रहेगा। इन तमाम चीज़ों को इवेल्युएट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको एल्गोरिदम एनालिसिस का जो थीम है वो समझ आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो लिखा हुआ है बेटा एल्गोरिदम एनालिसिस इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है टू डिटरमाइन द कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी, जो कि कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी को डिटरमाइन करती है, पहचानती है, ऑफ एल्गोरिदम्स की, विच इंक्लूड, जिसके अंदर शामिल है देयर टाइम, उसका टाइम, एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। यानी हम एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पहला जो स्टूडेंट है वो 15 मिनट में आ रहा है, दूसरा स्टूडेंट है वो 45 मिनट में आ रहा है। दोनों का फासला सेम है, डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट है। जाहिर है हम पहले स्टूडेंट के रूट को ज़्यादा एफिशिएंट कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह एल्गोरिदम से भी सेम आंसर दे सकते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी अलग होती है। इसी एफिशिएंसी को मेजर करना एल्गोरिदम एनालिसिस का काम है। तो अब स्टूडेंट्स स्लाइड पर दूसरी इंपॉर्टेंट जो टर्म आपको नजर आ रही है वो है जी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी। ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा है आपको, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी हमें बताती है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है। यानी रिसोर्सेज से मुराद दो चीजें हैं, पहली टाइम और दूसरी है जी स्पेस, मतलब मेमोरी। यानी एल्गोरिदम को चलाने के लिए कितना वक्त, कितनी स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी। फर्ज करें आपके पास 50 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उनको आपने कैलकुलेट करना है, तो ये काम जो है वो कुछ सेकंड में हो जाएगा। लेकिन अगर 500 मिलियन स्टूडेंट का डाटा है तो अब कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम लगेगा और उसको रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है।
यानी प्रॉब्लम का साइज बढ़ने से कंप्लेक्सिटी भी चेंज हो जाती है। इसी को कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी स्टडी कहते हैं। तो बेटा हमने इसमें दो टर्में पढ़ी थी, एक थी टाइम कंप्लेक्सिटी, दूसरी थी स्पेस कंप्लेक्सिटी। तो अब हम पहले रिसोर्स की तरफ आते हैं। टाइम कंप्लेक्सिटी। टाइम कंप्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि जी कितने टाइम में जो है वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम का साइज बढ़ने पर एल्गोरिदम का रनिंग टाइम किस तरह से इंक्रीज होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक्चुअल सेकंड मेजर नहीं करते, हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो सर्च करने में 10 चेक्स लगेंगे। अगर 100 रिकॉर्ड है तो 100 चेक लगेंगे, 1000 है तो 1000 चेक लगेंगे। यानी डाटा बढ़ने के साथ आपके जो ऑपरेशन है वो भी बढ़ रहे हैं। इसी रिलेशनशिप को टाइम कंप्लेक्सिटी डिस्क्राइब करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टाइम कंप्लेक्सिटी जरूरी क्यों है। तो इमेजिन करें आप गूगल सर्च को, अगर गूगल जो है वो हर वेब पेज को मैन्युअली चेक करे तो रिजल्ट आपको बहुत लेट से मिलेगा, लेकिन एफिशिएंट एल्गोरिथम्स की वजह से बिलियंस वेब पेजेस में से रिजल्ट सेकंड में मिल जाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर की जो स्पीड है वो टाइम कंप्लेक्सिटी के हिसाब से जो है वो बेहतर होती है। जितनी ज़्यादा टाइम कंप्लेक्सिटी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर की जो स्पीड है वो बेहतर होगी। तो अब दूसरे रिसोर्स की तरफ आते हैं जी, स्पेस कंप्लेक्सिटी। तो बेटा जब भी कोई एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होता है तो उसे मेमोरी की भी जरूरत होती है। ये मेमोरी वेरिएबल, एरे, लिस्ट और टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। एल्गोरिथम्स कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है इसे हम स्पेस कंप्लेक्सिटी कहते हैं। तो बेटा अब अपने मोबाइल फोन को इमेजिन करें, अगर एक ऐप है वो 500 MB की है, जब आप उसको यूज करते हैं तो वो बहुत ही स्मूथली चलती है। लेकिन अगर वही ऐप अगर 500 GB की हो जाए तो उसको चलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी, आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा। यानी मेमोरी यूजेज भी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। इसी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टाइम के साथ साथ स्पेस कंप्लेक्सिटी को भी एनालाइज करते हैं। तो बेटा इनके दरमियान सिंपल डिफरेंस याद रखें कि टाइम कंप्लेक्सिटी बताती है कि एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, और स्पेस कंप्लेक्सिटी बताती है कि एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। क्लियर है जी। आगे लिखा भी हुआ है, दिस एनालिसिस हेल्प, ये जो एनालिसिस है ये मदद करते हैं प्रिडिक्ट, ताकि आप गेस कर सकें दी एल्गोरिथम्स परफॉर्मेंस, आप एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को, एंड कर्शल फॉर सिलेक्टिंग, और आप सिलेक्ट कर सकें दी बेस्ट एल्गोरिथम फॉर पर्टिकुलर टास्क, किसी मखसूस टास्क के लिए कौन सा एल्गोरिथम बेहतर रहेगा। तो बेटा आज की स्लाइड में हमने ये सीखा कि एल्गोरिथम एनालिसिस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करता है, कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को स्टडी करती है, टाइम कंप्लेक्सिटी रनिंग टाइम को डिस्क्राइब करती है, स्पेस कंप्लेक्सिटी मेमोरी यूजेज को डिस्क्राइब करती है। और याद रखें जितना एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा उतना कम टाइम और कम रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा बेटा पिछली स्लाइड में हमने एल्गोरिथम एनालिसिस और कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझा। हमने ये भी देखा था कि एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को इवेल्युएट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं, पहला जी टाइम कंप्लेक्सिटी और दूसरा है स्पेस कंप्लेक्सिटी। आज अब हम इस स्लाइड में इसके पहले कॉन्सेप्ट यानी टाइम कंप्लेक्सिटी को डिटेल से समझेंगे। ये टॉपिक कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले उसकी टाइम कंप्लेक्सिटी देखनी जाती है। स्क्रीन पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसे देखते हैं। टाइम कंप्लेक्सिटी इज मेजर्ड ऑफ हाउ टू द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ इनपुट डाटा ग्रो। टाइम कंप्लेक्सिटी हमें बताती है कि जब इनपुट डाटा का साइज बढ़ेगा एल्गोरिथम को काम कंप्लीट करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। बेटा यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि अगर हमें टाइम ही देखना है तो हम सेकंड्स में क्यों मेजर नहीं करते। इसकी वजह यह है कि एक्चुअल रनिंग टाइम कंप्यूटर के हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। फर्ज करें आपके पास एक नोकिया का या वीवो का एक ऐसा मोबाइल है जिसकी रैम है जी 2 GB, और एक मोबाइल है जिसकी रैम है जी 8 GB। तो क्या दोनों मोबाइल्स के ऊपर एक एप्लीकेशन जो है वो सेम वर्क करेगी? कभी भी नहीं। जिसकी रैम कम है जाहिर है उस पर जो है वो जो कोई भी आप चीज़ चलाएंगे तो वो अड़ के चलेगी, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर उसकी रैम अच्छी है तो उस पर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो स्मूथली चलेगा, उसके लिए टाइम आपका जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। सेम इसी तरह अगर आपका एक प्रोग्राम है जो आप कोर i9 प्रोसेसर के ऊपर चला रहे हैं और उसी प्रोग्राम को आप पेंटियम 4 के ऊपर चला रहे हैं
तो दोनों का जो एक्चुअल टाइम है वो डिफरेंट होगा, लेकिन एल्गोरिदम सेम है। इसीलिए कंप्यूटर साइंस में एक्चुअल सेकंड्स की बजाय ग्रोथ रेट को स्टडी किया जाता है। ये ग्रोथ रेट ही टाइम कम्प्लेक्सिटी कहलाती है। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें कॉलेज ऑफिस में स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म रखे हुए हैं। अगर सिर्फ 10 फॉर्म है तो उनमें से किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का फॉर्म ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर 10,000 फॉर्म हो तो सर्चिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब सवाल यह है कि डाटा 1000 गुना बढ़ता है तो क्या सर्चिंग टाइम भी 1000 गुना बढ़ता है, या उससे कम या ज़्यादा होता है? इसी रिलेशनशिप को टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब करती है। तो बेटा इसके नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई है, लिखा हुआ है इट हेल्प, ये मदद करती है us to understand how efficiently an algorithm performs when dealing with large amount of data। कि अगर आपसे पूछा जाए कि why time complexity is important, तो आप उसका सिंपल आंसर यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं कि ये हमें बताती है कि हम किस एल्गोरिदम को अच्छे अंदाज में बड़े डाटा के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेटा चलते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल, कंसिडर द टास्क ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट नंबर इफ द लिस्ट कंटेन ओनली फ्यू नंबर्स। कि अगर आपने जो है वो लिस्ट है उसको आपने सॉर्ट करना, जस्ट लाइक आपके पास लिस्ट मौजूद है जी, उसमें नंबर है जी 25, उसमें आपके पास मौजूद है जी 10, उसमें आपके पास मौजूद है जी 5, इसी तरह उसमें टाइम आपके उसके पास नंबर मौजूद है जी 40। अब देखिए ये हमारे पास टोटल जो है वो 4 नंबर है। अगर मुझे इनको सॉर्ट करना हो तो सॉर्ट करूंगा तो सबसे पहले मुझे जो है वो 5 नजर आएगा लिखा हुआ, सॉर्ट होने के बाद फिर 10, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 40। मतलब इसके ऊपर मुझे कम टाइम लगेगा, कुछ सेकंड के अंदर मैं इसको जो है वो कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क मेट क्विकली, तो आप उसको कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। हाउएवर ताहम अगर एज दी वॉल्यूम ऑफ नंबर इंक्रीज, अगर मैं ये नंबर 5 की बजाय 5000 मिलियन कर दूं, द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट देम आल्सो इंक्रीज, तो सारी बात उनको सॉर्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी अलाउ, टाइम कम्प्लेक्सिटी हमें मदद करती है, अलाउ करती है अस टू प्रिडिक्ट, ताकि हम गैस कर सकें हाउ दिस रन टाइम स्केल्स विद द इनपुट साइज, कि कैसे जो है वो कितना टाइम बढ़ेगा, इस चीज़ को मैयर कर सकें, देख सकें। तो स्टूडेंट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ ऑफ वर्क। डाटा जितना बढ़ेगा एल्गोरिदम का वर्कलोड भी बढ़ेगा, लेकिन हर एल्गोरिदम का वर्कलोड सेम रेट से नहीं बढ़ता। कुछ एल्गोरिदम्स में डाटा 10 गुना बढ़े तो वर्कलोड भी जो है वो लगभग 10 गुना ही बढ़ता है। कुछ एल्गोरिदम में 10 गुना अगर हम डाटा बढ़ाएं तो उसका जो वर्कलोड है वो 100 गुना बढ़ जाता है, और कुछ एल्गोरिदम में ग्रोथ बहुत कम होती है। इसी वजह से एल्गोरिदम्स की कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेटा यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि वाई टाइम कम्प्लेक्सिटी इज इंपॉर्टेंट, जरूरी क्यों है? तो आज के दौर में कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, जस्ट लाइक फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, अमेजोन है और बैंक्स है। ये रोज़ाना जो है मिलियंस और बिलियंस रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करते हैं। अगर उनके एल्गोरिथम्स एफिशिएंट ना हो तो सिस्टम जो है उनके स्लो हो जाएंगे। इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये सिर्फ एग्जाम का टॉपिक नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग की फाउंडेशन भी है। तो बेटा आज की स्लाइड में हमने ये देखा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो एल्गोरिदम के रनिंग टाइम की ग्रोथ को डिस्क्राइब करती है। हम जो है वो एक्चुअल रिकॉर्ड्स को मेजर नहीं करते, हम इनपुट साइज के साथ वर्कलोड की ग्रोथ को एनालाइज करते हैं। सॉर्टिंग नंबर जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी की एक कॉमन एग्जांपल है। और फिर हमने देखा कि एफिशिएंट एल्गोरिदम लार्ज डाटा को बेहतर हैंडल करता है। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नेक्स्ट जो हमने बिग ओरिएंटेशन पढ़ना है उस पूरे कॉन्सेप्ट को कहने के बयान करेगा। तो बेटा हम टाइम कम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे अंदाज में समझ चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट इस ग्रोथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मतलब अगर किसी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? इस सवाल का जवाब नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, जहां हम बिग ओरिएंटेशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा बेटा पिछली स्लाइड में हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिटेल से समझा है, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, अगर दो एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस कंपेयर करनी हो तो कंपैरिजन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा?
अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी एल्गोरिदम को देखकर फौरन समझना चाहे कि ये फास्ट है या स्लो, तो उसके पास कोई स्टैंडर्ड नोटेशन होनी चाहिए। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंप्यूटर साइंस में बिग ओ नोटेशन यूज़ की जाती है। तो बेटा बिग ओ नोटेशन एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकली मेथड है। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन में देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बिग ओ नोटेशन इज मैथमेटिकली वे टू डिस्क्राइब द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। सिंपल वर्ड्स में बिग ओ नोटेशन बताती है कि इनपुट साइज बढ़ने पर एल्गोरिदम का जो वर्क लोड है किस स्पीड से इंक्रीज होगा। यानी बिग ओ हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताती, ये हमें ग्रोथ पैटर्न बताती है। इसी वजह से बिग ओ नोटेशन दुनिया भर की एल्गोरिदम एनालिसिस का स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है। अब सवाल पैदा होता है जी, व्हाई डू वी नीड बिग ओ, हमें बिग ओ नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें कि दो स्टूडेंट्स को एक ही असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो पहला जो स्टूडेंट है वो असाइनमेंट को ऑर्गेनाइज तरीके से सोल्व करता है और 1 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो जो दूसरा स्टूडेंट है वो प्लानिंग के बगैर काम करता है और उसे 3 घंटे लग जाते हैं। दोनों ने काम तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन एफिशिएंसी डिफरेंट है। तो कंप्यूटर साइंस में भी एल्गोरिदम्स का कंपैरिजन इसी तरह किया जाता है। बिग ओ हमें बताती है कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट है। इट प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन द टाइम एन एल्गोरिदम विल टेक टू कंप्लीट एज इनपुट साइज। इसका आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि दी बिग ओ डज नॉट मेजर एग्जैक्ट टाइम। तो स्टूडेंट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिग ओ एक्चुअल सेकंड को मेजर नहीं करती। फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिदम 2 सेकंड लेता है, दूसरा एल्गोरिदम 5 सेकंड लेता है। ये वैल्यूज कंप्यूटर के हार्डवेयर की वजह से चेंज हो सकती है, लेकिन बिग ओ इस बात को इग्नोर करती है। बिग ओ सिर्फ ग्रोथ को देखती है, यानी जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाए तो एल्गोरिदम का बिहेवियर कैसा होगा। तो अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करूँ, फर्ज करें कॉलेज की लाइब्रेरी में 100 बुक्स हैं, आपको एक स्पेसिफिक बुक ढूंढनी है। तो अगर लाइब्रेरी में 10,000 बुक्स हों तो सर्चिंग कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। अब एल्गोरिदम की क्वालिटी मैटर कर रही है, मतलब कुछ मेथड्स में वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कुछ मेथड्स में रिलेटिव कम बढ़ेगा और कुछ मेथड्स में इसके बरक्स कम बढ़ेगा। बिग ओ इसी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस नोटेशन हेल्प, ये मदद करती है इन कंपेयरिंग द एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी को कंपेयर करे ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम, मुख्तलिफ तरह के एल्गोरिदम्स को, बाय गिविंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ देयर परफॉर्मेंस, और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छे अंदाज में बयान करें। तो स्टूडेंट चलते हैं जी इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लिखा हुआ है हाउ बिग ओ नोटेशन वर्क, बिग ओ नोटेशन काम कैसे करता है। तो सिंपल है, बिग ओ नोटेशन यूजेस सिंबल्स, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं अलामतों को, टू डिस्क्राइब, जो कि बयान करता है हाउ द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम चेंज विद द साइज ऑफ द इनपुट। कि अगर हम एक एल्गोरिदम का जो साइज है, कि अगर हम एक प्रॉब्लम का जो साइज है वो बढ़ाएं तो फिर एल्गोरिदम कैसे काम करेगा। तो अब स्लाइड के नीचे कुछ कॉमन बिग ओ कम्प्लेक्सिटी भी दी गई हैं। ये कम्प्लेक्सिटीज़ आपको पूरे चैप्टर में बार बार नजर आएंगी, इसीलिए इनका बेसिक आइडिया अभी से समझ लें। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है O1। O1 से मुराद है कांस्टेंट टाइम। तो बेटा O1 सबसे एफिशिएंट कम्प्लेक्सिटी मानी जाती है। यहाँ इनपुट साइज चाहे जितना भी बढ़ जाए, एल्गोरिदम का जो वर्कलोड है वो लगभग सेम ही रहता है, वो नहीं बढ़ता। यानी 10 रिकॉर्ड हों या 10 लाख रिकॉर्ड हों, काम लगभग एक ही ऑपरेशन में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट टाइम कहते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ON, लीनियर टाइम। यहाँ वर्कलोड इनपुट साइज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बढ़ता है। अगर डाटा डबल हो जाए तो काम भी लगभग डबल हो जाता है, इसे इसी वजह से लीनियर ग्रोथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी ON², क्वाड्रेटिक टाइम। ये कम्प्लेक्सिटी उस वक्त आती है जब हर एटम को हर दूसरे एटम के साथ कंपेयर करना पड़े। यहाँ डाटा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वर्कलोड बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए ON²
एल्गोरिदम्स लार्ज डाटा सेट्स के लिए स्लो हो सकता है। और लास्ट पर हमारे पास आएगा ओ लॉग एन, मतलब लोगारिथमिक टाइम। ये बहुत एफिशिएंट कम्प्लेक्सिटी मानी जाती है, जहां एल्गोरिदम हर स्टेप पर प्रॉब्लम का बड़ा हिस्सा एलिमिनेट कर देता है। तो बेटा इसीलिए इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने के बावजूद इसके बरक्स टाइम बहुत कम बढ़ता है। अगले लेक्चर्स में हम बाइनरी सर्च की एग्जांपल से इसे डिटेल में समझेंगे। तो बेटा यहाँ एक चीज़ याद रख ले कि कम्प्लेक्सिटी को आप उसकी डिफिकल्टी के साथ याद रखें कि जी बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो आपके पास O1 है, फिर O log n है, और फिर आपके पास ON आती है। और रिलेटिवली स्लो जो है वो उसके हिसाब से अगर आप याद रखें तो वो आपके पास आता है ON²। यानी जितनी ग्रोथ स्लो होती है एल्गोरिदम उतना एफिशिएंट होगा। अब सवाल फिर यहाँ पे पैदा होता है, वाई बिग ओ मैटर्स इन रियल लाइफ। तो बेटा सिंपल है, गूगल ले लें, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है। ये रोजाना जो है बिलियंस रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हैं। अगर उनके एल्गोरिदम्स इनएफिशिएंट हो तो सर्वर स्लो हो जाएंगे। इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एल्गोरिदम्स लिखने के बाद उसके बिग और कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि सिस्टम फ्यूचर में भी एफिशिएंट काम करेगा या नहीं। तो बेटा आज हमने इस स्लाइड पर बिग ओ नोटेशन के इंट्रोडक्शन को पढ़ा। बिग ओ एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करती है। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बल्कि ग्रोथ रेट को डिस्क्राइब करती है। इनपुट साइज बढ़ने पर वर्कलोड किस स्पीड से बढ़ता है बिग ओ से शो करती है। कॉमन कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है जी, O1 है, ON है, ON² है, O log n है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट समझना है दोबारा पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।